वर्नियर कैलिपर क्या होता है इसके बारे में सुन लो फटाफट। वर्नियर कैलिपर होता है जो हर वर्नियर कैलिपर एक स्क्रू गॉज और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दुनिया में जितनी भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे ऑल डू हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इन सब के अंदर एक होता है लीस्ट काउंट। ये नाम याद रहेगा आपको, इन प्रैक्टिकल की दुनिया में इसको एलसी बोलते हैं। पूरा नाम बोलो, लीस्ट काउंट। जिस ऑपरेटर्स का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा, एज अ नेम सजेस्ट, लीस्ट काउंट का मतलब सबसे लीस्ट। जैसे मैं आपको कहूँ मिलीमीटर स्केल है मेरे पास एक, और एक सेंटीमीटर स्केल है और एक मीटर स्केल है, कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा? मिलीमीटर। क्योंकि मिलीमीटर क्या होगा, अगर मान लो 1 के बाद कोई बड़ा डिवीजन, कोई डिवीजन थोड़ा सा रह गया और 1 मीटर का ही स्केल है तो उसमें एरर आएगा। मिलीमीटर ज़्यादा क्या होगा? एक्यूरेट। एक मेरे पास माइक्रोमीटर का स्केल भी है जो माइक्रोमीटर लेंथ को भी नाप लेगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट हुआ। एक नैनोमीटर भी है। तो जितना तुम छोटे डिविजन्स को नाप पाते हो उतना ही स्केल अच्छा होता है, मतलब उतनी उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीशन ज़्यादा होता है। क्या ये कहानी याद रहेगी? तो हमें तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। ऑपरेटर्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल लैब में करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बट अभी आप थ्योरी तो पढ़ लो कम से कम, तीनों की लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो तीनों का लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 3 ऑपरेटर्स है हमारे पास, कौन कौन से नाम पढ़ो? वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉज है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो तीनों के लीस्ट काउंट के फॉर्मूले होते हैं अलग अलग, जो आप आज नोट करोगे इस क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, थ्योरी आज कर लेते हैं, प्रैक्टिकल लैब जब मैं आपको लेके जाऊंगा तो वी विल डू द प्रैक्टिकल फ्रॉम दैट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ रहा है। क्या है फर्स्ट पार्ट? वर्नियर कैलिपर। क्या निकालना पड़ेगा इसका, जल्दी बताओ। वर्नियर कैलिपर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है बेटा, स्कूल में अगर आपने किया होगा उन्होंने लीस्ट काउंट पक्का फाइंड आउट करवाया होगा आप लोगों से। हर ऑपरेटर्स का एक लीस्ट काउंट होता है, राइट? तो लीस्ट काउंट को निकालने के लिए बताओ, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन। ऐसे स्केल बना होता है वर्नियर कैलिपर में, एक मेन स्केल डिवीजन और उसके अंदर एक छोटा सा स्केल और होता है जिसको वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का, ये बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा फिलहाल तो। बाकी होता क्या है, स्केल कहाँ कहाँ लगे होते हैं वो जब ऑपरेटर्स आप देखोगे तो यू विल कम टू नो। 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। फिलहाल नोट कर लो ताकि कम से कम फॉर्मूले नोट होंगे, लैब में जाओगे तो एटलीस्ट फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में लिखे होंगे। ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है? ये जो जिसको आपने लिखा है ना 1, ये वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हमेशा मेन स्केल डिवीजन के बराबर ही होता है, इसके बराबर ही होता है। लेकिन जितने उसमें डिवीजन होते हैं उसमें से एक कम, मतलब ये रेशो, मतलब n and n-1, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? 20 डिवीजन है किसमें? हमेशा जो मेन स्केल डिवीजन है। और n-1 का मतलब ऊपर कितना आएगा? 19। तो मतलब अगर वर्नियर स्केल डिवीजन की हम बात करें यहाँ पर तो दिस हैज टू बी 19/20 मेन स्केल डिवीजन। ये 19 कैसे है, समझ में आ गया? अगर n को मैंने 20 पुट कर दिया तो ऊपर n-1 क्या आएगा? 19 आएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इन दिस। बेटा थोड़ा मुश्किल टॉपिक है ये, जेई में तो यही क्वेश्चन आते हैं आपके सारे। स्कूल में तो आई थिंक एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए भी नहीं होंगे आपको, जहाँ तो मुझे पूरी उम्मीद है। प्रैक्टिकल में जरूर है ये टॉपिक, बट एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके ऊपर। तो क्योंकि हम सारे क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप कम से कम फॉर्मूले नोट कर लो इनके, राइट? तो इसका आंसर यहाँ पुट करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर इजी क्वेश्चंस, आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, जैसे भी करोगे स्किप तो नहीं कर सकते हम इनको। तो लीस्ट काउंट का आंसर क्या आएगा बताओ? 1 मेन स्केल डिवीजन -19/20 मेन स्केल डिवीजन। तो यानी कि 20 यहाँ आएगा, एलसीएम लेंगे तो 20 मेन स्केल डिवीजन -19 तो आएगा 1/20 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन कितने का होता है? हमेशा वर्नियर कैलिपर का याद रखना मिलीमीटर में आता ही है। तो 1/20 क्या? 1/20 क्या? मिलीमीटर। जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये सारे याद रख लो आज के बाद, ये जितने भी छोटे छोटे डिवाइस होते हैं इनका जो हमेशा काउंट निकालना है लास्ट में आपको मिलीमीटर में ही निकालना है, चाहे स्क्रू गॉज हो चाहे वर्नियर कैलिपर हो। तो इसके आगे मेन स्केल डिवीजन मतलब यूनिट क्या होती है मेन स्केल डिवीजन की? मिलीमीटर। तो बताओ कितना आंसर आ रहा है? 1/20 का मतलब हो गया, कितना हो गया? 0.0, बोलो 0.05। देखो यही आ रहा है 0.05। अरे डेसिमल को ऊपर लेके जाएंगे, 2 0 ऊपर लगाओगे तो 0.0 आएगा, 5 से कटेगा 100/20। थोड़ा जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा भाई, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आई नीड सम टाइम ना। पार्ट 2 हो रहा है आज, याद आ रहा है लास्ट क्लास में क्या हुआ था? ये लो, इसमें करने सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट आ गया, याद ही कर लो वैसे आप ये नंबर ना, बड़े काम का नंबर है ये। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट इतना ही होता है लगभग 0.05 मिलीमीटर के आसपास ही होता है। ठीक है, एक का आया लीस्ट काउंट खाली, किसका आया? वर्नियर कैलिपर का।
इतना ही स्पेस अब आपको 2 बार और चाहिए होगा। स्क्रू गॉज का भी निकालना पड़ेगा, स्पेस कम होता है, कोई बात नहीं, ट्राई टू मैनेज इट, उसी में लिखो इसके आंसर्स। अब एक काम करता हूं, अब मैं आपके सामने स्क्रू गॉज का भी लीज काउंट निकालूंगा। अगर वो इससे कम आ गया तो मैं प्रेफर किसे करूंगा? जिसका लीज काउंट कम आ रहा है वो ऑपरेटर्स उतना ज्यादा अच्छा है। याद रहेगी बात ये, जिसका लीज काउंट कम आ रहा है दैट ऑपरेटर्स इज मच बेटर। लीज काउंट जिसका कम आता है वो ऑपरेटर ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें एरर आने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। इसका तो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं स्क्रू गॉज का कितना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। स्क्रू गॉज का फॉर्मूला अगर मैं बता दूं, आप खुद भी निकाल सकते हो लीज काउंट उसका। स्क्रू गॉज का लीज काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, और ओरल आंसर है। स्क्रू गॉज का लीज काउंट बड़ा आसान है निकालना, वर्नियर कैलिपर फिर भी मुश्किल होता है। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, पिच कितनी है? 1, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? तो सीधा ही आ गया 1/100 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर। इसका तो बहुत ईजी है निकालना। मैं बता रहा हूँ सारी दिक्कत ही वर्नियर कैलिपर में, जब मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा ना आपको, तो वर्नियर कैलिपर थोड़ा ध्यान से करेंगे हम, ऊपर भी स्क्रू गॉज वगैरह तो जल्दी आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये नहीं कि सारा ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है ये, बस ये फॉर्मूला मत भूलना आप लोग, ये वाला फॉर्मूला, चाहे जेई हो चाहे सीबीएसई हो, ठीक है। लीज काउंट का फॉर्मूला होता है, कितना होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। बड़े सुन भी रहे हो, थ्योरी तो याद तो रहेगा, बाकी तो प्रैक्टिकल लैब में जब मैं आपको ऑपरेटर्स दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा ना मेन स्केल डिवीजन कहाँ होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन कहाँ होता है। बट एटलीस्ट आज आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो जस्ट लर्न इट, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लिया। अब अगला आ रहा है, किसका निकालना है जल्दी बताओ? स्क्रू गॉज का निकालना है। तो स्क्रू गॉज का लीज काउंट होता है, याद कर लो फटाफट, पिच अपॉन, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डिविजन्स। ये सबसे आसान होता है। पिच कितनी दी हुई है? 1 mm। डिविजन्स कितने दिए हुए हैं? डिविजन्स कितने दिए हुए हैं? 100। तो आपका आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। कौन जीता बताओ कंपटीशन में? स्क्रू गॉज जीता कि वर्नियर कैलिपर जीता? स्क्रू गॉज जीत रहा है। उसका कितना आंसर आ रहा था वर्नियर कैलिपर का? तो ज्यादा कम किसका हुआ? तो स्क्रू गॉज का कम हुआ ना, सही तो कह रहे हो। तो स्क्रू गॉज इज अ विनर। तो जहां भी ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ज्यादा एक्यूरेट कौन है दोनों में से, तो स्क्रू गॉज इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। अरे कम से कम छोटे क्वेश्चन तो समझ में आ ही होंगे आपको, ठीक है। तो इसका लीज काउंट आप निकाल लो फिलहाल, ये इसका एलसी है। एलसी होता है, जल्दी बोलो, लीज काउंट। फॉर्मूला भी याद हो गया स्क्रू गॉज का आपको? फॉर्मूला याद हो गया स्क्रू गॉज के लीज काउंट का? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। अगला तो इसका निकाल के छोड़ दो। अगला है, कोई भी अगर क्या दिया हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लीज काउंट सबसे आसान होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लीज काउंट उतना ही होता है जितनी वो क्या यूज कर रहा होता है, वेवलेंथ। समझ में आ गया? बहुत इजी होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लीज काउंट निकालना, जितनी लाइट वो यूज कर रहा है। ऑप्टिकल होता है जैसे कि कैसे बताऊं, टेलीस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं। माइक्रोस्कोप लाइट ही तो यूज करते हैं। आप एमीबा देख रहे हो, चीक सेल्स देख रहे हो, तो लाइट यूज करते हो। तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसी के अकॉर्डिंगली उसका लीज काउंट होता है। सबसे आसान, मतलब ध्यान दे रहे हो ऑर्डर इनका। वर्नियर कैलिपर मुश्किल था, स्क्रू गॉज का लीज काउंट निकालना बहुत आसान है। याद करके आना सारे फॉर्मूले। ये कल मैं उससे लैब में भी बुला लूँगा आपको, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे ये, ठीक है। और तीसरा क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है ऊपर, माइक्रोस्कोप भी है, 12th में काम आते हैं सारे ये। तो कभी भी माइक्रोस्कोप का लीज काउंट निकालना हो तो लाइट की वेवलेंथ पता होनी चाहिए आपको। जिनको नहीं पता बेटा मैं बता देता हूँ, लाइट की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर होती है। याद कर लो ये, जैसे लाइट की स्पीड याद है ना बच्चा आपको, नहीं आपको लाइट की स्पीड याद कितनी होती है? 3 × 10⁸। ऐसे लाइट की वेवलेंथ भी याद रखो। रुक जाओ, वैसे ये नहीं होती, ये मैं ऐसे झूठ बोल रहा था। 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। मतलब ये होती है वॉयलेट कलर टू रेड। लाइट को पता, लाइट नहीं बोलते बेटा, लाइट को विबग्योर बोलते हैं। मे बी ये बात आपने कहीं पढ़ी होगी अपने जीवन में, 10th में था ये शायद, रेनबोज वगैरह जब बनते हैं तो लाइट में 7 कलर्स होते हैं। कौन से 7 कलर्स होते हैं लाइट के अंदर? विबग्योर। सबके नाम बताओ। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वैसे ही बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, वॉयलेट हैज द लीस्ट वेवलेंथ। तो मैंने अब इनका कोई बीच का नंबर ले लिया। कोई पूछे ना लाइट की कितनी होती है, तो भाई 400 से 700 के बीच में एक रैंडम नंबर ले लिया मैंने। कितना ले लिया? 500। हर न्यूमेरिकल में 500 ही लेते हैं वो लोग। 500 नहीं होती, लेकिन वो याद रहेगा मेरा आंसर 500 नहीं होती, रेंज होती है लाइट की। लाइट में तो 7 कलर्स होते हैं। लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो जब भी लेनी है ना लाइट की वेवलेंथ, कितनी लेनी है फिलहाल आप यही याद कर लो, 500 नैनोमीटर। सॉल्व करो, नैनोमीटर को सॉल्व करेंगे तो 500 नैनो पता है कितना होता है बच्चों? -9 मीटर। लेकिन हम तो मिलीमीटर में कंपेयर करेंगे इसको। मिलीमीटर में कंपेयर करेंगे तो हाँ -3 मतलब -6 बच जाएगा। अब ये मिलीमीटर में आएगा। डेसिमल में छोड़ना चाहते हो तो 3 जीरो तो यहाँ लग जाएंगी, 3 और लगेंगी, तो 0.000 मिलीमीटर। सही है।
तो लीस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज पॉइंट। ये तो भाई क्लियर विनर है, बहुत ही कम है ये तो, समझ में आ गया। तो दुनिया के सबसे अच्छा मेजरिंग डिवाइस होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत रेयर हम यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे कौन आता है, जल्दी बोलो। हाँ, और सबसे नीचे कौन आता है, वर्नियर कैलिपर, और उससे नीचे कौन आता है, फुट्टा, जो पढ़ते नहीं बच्चे उनके लिए। अरे 1 मीटर स्केल, मीटर स्केल में कोई एरर तो बहुत आते हैं, कभी पकड़ के नाप रहे हैं, हिल गया कहीं से स्केल तो एरर आ जाएगा। चलो जो भी है, फिलहाल ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था बेटा, एनसीईआरटी का 1.6 क्वेश्चन था ये, आई ट्राइड टू गेट इट। आपको आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन ही क्या था, कि हर एक का लीस्ट काउंट का कम से कम फॉर्मूले बता दो फटाफट मुझे। आप बताओ, सारे फॉर्मूले बताओ लीस्ट काउंट की जल्दी से। वर्नियर कैलिपर का क्यों नहीं पता आपको? हाँ जयंत, हाँ बस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एटलीस्ट नाम याद कर लो आप। स्क्रू गॉज का बताओ। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। अभी तो आप यही कर सकते हो ना बेटा, याद ही कर सकते हो ना। अभी हम प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं, तो कम से कम फॉर्मूले याद होंगे, हम लैब में कर लेंगे तो फटाफट आपको एक एक अपरेटस दे के उनकी मेजरमेंट करवा लेंगे, राइट। और तीसरा बता, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की क्या थी? बस वेवलेंथ, जो याद ही कर लो, हमेशा ही वेवलेंथ होती है और वो 500 नैनोमीटर ही लेनी है, 500 ही लेनी है ना, बिकॉज 400 to 700 लाइट की रेंज होती है। अगला करें, फटाफट करें अगला। अ स्टूडेंट मेजर्स, देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। अ स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ अ, क्या चाह रहा है, ह्यूमन हेयर, ठीक है। एक बाल की थिकनेस निकाल रहा है अंडर द माइक्रोस्कोप, जो मैग्निफिकेशन दे रहा है 100 की। ही फाइंड्स दैट द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ द व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप इज दिस, एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ द हेयर। मतलब एक हेयर को माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है, अरे हेयर को माइक्रोस्कोप में देख रहा है वो, तो माइक्रोस्कोप में उसकी जो थिकनेस है वो कितनी दिखाई दे रही है, 3.5 मिलीमीटर। अरे माइक्रोस्कोप में जो देख रहा है वो कितनी थिकनेस दिखाई दे रही है उसको, 3.5 मिलीमीटर। लेकिन एक्चुअल थिकनेस क्या 3.5 है हेयर की? इससे ज्यादा होगी, कम होगी? कम ही होगी। माइक्रोस्कोप तो बड़ा करके दिखाता है चीजों को, यू नो बेटा, माइक्रोस्कोप जो चीजों के क्या करें, एनलार्ज करके दिखाते हैं। तो कितनी थिकनेस होगी? कभी भी ना बेटा, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें, कभी भी मैग्निफिकेशन वर्ड सुन लो ना अपने जीवन में, कभी भी सुन लो, चाहे ऑप्टिक्स हो या कोई भी हो। एक फॉर्मूला दे रहा हूं बड़ा प्यारा, मैग्निफिकेशन हमेशा हाइट ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये फॉर्मूला तुमने 10th में कहीं ना कहीं पक्का पढ़ा होगा। उल्टा सीधा मत करना, इमेज जो दिख रही है वो ऊपर और ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है वो नीचे। मतलब H2 here is, what is H2 here is size of image, और ये क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है। तो मैग्निफिकेशन का आंसर बताओ कितना दिया, मैग्निफिकेशन कितनी दी हुई है, 100। कोई बच्चा बताएगा इमेज का मतलब यहां पर कौन है, हेयर है, तो साइज ऑफ द इमेज ऑफ द हेयर हमें कितना दिया हुआ जो माइक्रोस्कोप दिखा रहा है। तो उल्टा सीधा मत कर देना, ये 3.5 मिलीमीटर तो इमेज है ना जो बाल के में दिख रही है, लेकिन जो एक्चुअल साइज है, जो एक्चुअल साइज है हेयर का, वो H1 होगा। आ गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था ये, अगर ढंग से करना हो। तुक्का क्यों मारना है, एक ही फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। जैसे कैमरे के अंदर भी मैग्निफिकेशन होता है, तो मतलब आप कितने सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को कितना देख पा रहे हो। जूम नहीं आता, जूम कैमरे के अंदर कितना जूम है, 4x जूम है। 4x का मतलब होता है 4 टाइम्स, 8x जूम आता है, 16x आता है। कितने टाइम्स आप एक चीज को देख पा रहे हो। तो H1 का आंसर क्या आएगा बताओ, 3.5 अपॉन 100, यानी कि 0.035 मिलीमीटर इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द हेयर। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो आगे बढ़े, कोई स्किप क्यों करना है, फटाफट करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कराओ अब एनसीईआरटी के, ठीक है। और जो पहले हो चुके थे उनको करके लाना इसमें, इसी शीट पे जो लास्ट पार्ट में हुआ था, उसका मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। 2 पार्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर हुए हैं हमारे, सारे एग्जांपल हैं इस शीट में, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़े, ये कर लिया। अगला यही है, अगला क्वेश्चन यही है। हाँ ये है, देखो अभी हमने ऐसे क्वेश्चन कुछ देर पहले भी पढ़े थे, लेट्स डू इट अगेन। यू आर गिवन अ थ्रेड, मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन करके ना बच्चों का एक ब्रेन डेवलप होता है। आपको एक थ्रेड दिया गया है और एक स्केल दिया गया है, एक थ्रेड है पतला सा और एक स्केल दिया हुआ है। उस स्केल से थ्रेड की थिकनेस नापनी है, कैन यू डू इट। लेंथ नहीं नापनी, लेंथ तो आप नाप लेते, लेंथ तो कोई भी नाप लेगा क्योंकि स्केल तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन आपको उसकी थिकनेस नापनी है, उस थ्रेड की
थिकनेस नापनी है। कैन यू डू इट? कोई न्यूमेरिकल थोड़ी नहीं है, वो कह रहे हैं आप कैसे कर सकते हो उसको रफली, अगर आप डबल करके हाँ ठीक है, फिर उससे 1 यूनिट तक रखते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर तक, हाँ ठीक है, आगे फिर जितने बार फोल्ड करें उसको उससे डिवाइड करते हैं। हाँ कुछ कुछ सही कह रही है। हाँ नहीं कुछ कुछ नहीं, सारे ही सही कहा इसने। एक स्केल है मेरे पास, लाइट करते हैं बेटा, ये स्केल है ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी स्केल है। अब ये देखो न्यूमेरिकल तो है नहीं ना, ये थ्योरी है। कह रहा है एक स्केल से धागे की थिकनेस नापनी है, थिकनेस, लेंथ नहीं नापनी। और एक मेरे पास ये वाला थ्रेड पड़ा है, ऐसे कोई रैंडमली थ्रेड पड़ा है, तो इसकी ये थिकनेस नापनी है, ये थिकनेस होती है बेटा, ये समझ में आ रहा है, टी नापनी है, ये लेंथ नहीं नापनी, थिकनेस नापनी, उसका डायमीटर नापना। तो इस स्केल से कैसे नाप सकते हैं इसको? तो क्या करना है आपको, वो जो थ्रेड है वो इसके ऊपर बार बार ऐसे ऐसे क्या करो, वाइंड अप कर दो। 10 बार कर दिया मान लो मैंने, अरे ऐसे 10 बार लपेट दिया, समझ में आ गया? वाइंड अप मतलब समझ में आ रहा है, 10 बार लपेट दिया। 10 बार लपेटने में मान लेते हैं उसने 5 सेंटीमीटर कवर किया। कितना कवर किया? 5 सेंटीमीटर कवर किया। कितने टर्न्स ने कवर किया बच्चों? 10 टर्न्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? डायग्राम समझ में आ रही है? मतलब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिना गैप के, यहाँ तो आपको गैप दिख रहे होंगे, बड़ा कोशिश करना उनको गैप मत देना, उनको पास पास रखना, विदाउट एनी गैप। तो पास पास क्लोज, इतना भी क्लोज नहीं करना कि ओवरलैपिंग हो जाए, समझ में आ गया? और इतनी दूर दूर भी नहीं होने चाहिए वो। तो मान लेते हैं मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्न्स किए, और ड्यूरिंग दोज टर्न्स स्केल में कितनी लेंथ कवर हो रही थी? 5 सेंटीमीटर कवर हो रही थी। तो अब ये बताओ थिकनेस जो होगी, जो भी थिकनेस होगी उस थ्रेड की अप्रोक्सीमेटली वो आएगा लेंथ जो कवर हो रही थी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। एम आई राइट? क्लियर? कितनी लेंथ कवर कर रहा है यहां से यहां तक? ये 5 सेंटीमीटर। बट ये बताओ बेटा, क्या 5 सेंटीमीटर में एक ही थ्रेड आ रहा है क्या? कितने बार थ्रेड आ रहे हैं? 10 बार आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब 10। तो अप्रोक्सीमेटली जो थिकनेस आएगी, अप्रोक्सीमेशन पता है क्यों कह रहा हूं? क्या पता आपने गैप छोड़ दिया हो, क्या पता आपने ज़्यादा दूर दूर लपेटे हो, वैसे फिर भी कोशिश करना, कुछ तो गैप तब भी बचेगा। तो रफली जो आंसर आपका आएगा दैट विल बी 0.5 सेंटीमीटर। वो जरूरी नहीं है यही मेजरमेंट आए, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा। समझ में आ गया? इसमें बताओ एरर कम से कम आने के चांसेस कब होंगे? जब तुम कम बार लपेटोगे या ज़्यादा बार वाइंड अप करोगे? नहीं, जितने ज़्यादा वाइंड अप करोगे उतने एरर और उतने गैप आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप करोगे लेंथ ही बढ़ेगी रिस्पेक्टिवली। देखो बेटा 5 सेंटीमीटर में 10 बार टर्न्स आ रहे हैं, तो जल्दी बताओ 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा 10 लपेटूंगा तो लेंथ भी तो बढ़ेगी। कितनी होगी लेंथ? अब 5 और 5 10 हो गई, तो नंबर ऑफ टर्न्स ही बढ़ गए। तो अब 10 सेंटीमीटर में बताओ कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं? 20। स्टिल द आंसर विल बी, आंसर तब भी कितना आएगा? 0.5 सेंटीमीटर। तो जितनी बार आप वाइंड अप करोगे लेंथ ही बढ़ती रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स ही बढ़ते रहेंगे, और उनका रेशियो हमेशा उसकी थिकनेस के अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा। ऐसा आप कई बार करोगे, हो सकता है कई बार कोई गलत आंसर आ जाए तो मीन ले लेना उनका, जैसे प्रैक्टिकल करते हैं हम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ती है हमें। आप बस क्या करो, यही वाला आंसर फिलहाल लिख दो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है। आप इसको आगे तक मत लेके जाना, ये 5 दोबारा मत ऐड करना है इसके अंदर, सिर्फ 10 टर्न्स लिख दो। मान लेते हैं 10 टर्न्स हमने लिए हैं और 5 सेंटीमीटर लेंथ कवर कर रहे थे। क्लियर हो गया? तो थिकनेस अगर आपको निकालनी है कभी भी किसी थ्रेड की, तो कैसे निकालनी है? लेंथ जो कवर करेगा वो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स। ये फॉर्मूला याद रहेगा, बस आपको छोड़ना अब ये सब, ये बातें याद रहेंगी। लेंथ ऑन द स्केल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, वो तो आप वैल्यू कोई भी जो भी आपकी आएगी प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है? ऐसे निकालते हैं थिकनेस। अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट आप लोग खुद करोगे। अच्छा नहीं, कुछ और पूछ रहा है इसमें वो, लेकिन मैंने आपको लीस्ट काउंट के बारे में बताया था स्क्रू गॉज का, क्या था? कॉन्फिडेंस से बोलो, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, पिच कितनी दी हुई है? 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन कितने दिए हुए हैं? 200 डिवीजन्स, राइट? तो इसका आंसर अब कैसे करेंगे? देखो बी पार्ट का आंसर कैसे करना है? लीस्ट काउंट जो आएगा कितना आएगा बताओ? पिच, किसी भी स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स। पिच कितना आ रहा है? 1 मिलीमीटर। डिवीजन्स कितने आ रहे हैं? 200। तो आपका आंसर आएगा 0.0
नहीं, 0.005 mm, यही आ रहा है। लीज काउंट तो आ ही गया हमारा, बट वो कुछ और पूछ रहे हैं यहाँ पे, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहे हो। ऑन डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गॉज, अगर हम नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ा दें तो। मान लेते हैं ये आप हमारा मान लेते हैं बेटा लीज काउंट पहले वाला आ रहा था, फर्स्ट लीज काउंट आ रहा था। अब कह रहा है कि अगर हम क्या बढ़ा दें बताओ, अगर हम नंबर ऑफ डिविजन्स को बढ़ा दें, वैसे ही कह रहा है कि आप सोचो कि अगर हम नंबर ऑफ डिविजन्स को बढ़ा दें तो पिच तो 1 mm ही रहेगी। नंबर ऑफ डिवीजन अब ले लेते हैं, मान लो कुछ भी ले लो, जो मन करे वो ले लो, 300 ले लेते हैं, 400 ले लो। वो तो ये कह ही नहीं रहा आप कितने लोगों, कह रहा है मान लो हमने नंबर ऑफ डिवीजन 400 कर दिए, डबल कर दिए, मान लो डबल कर दिए। अब क्या लीज काउंट सेम आएगा? नहीं आएगा ना सेम। क्या आएगा बताओ? 0025। जल्दी बताओ बच्चों, ये अच्छा हुआ या गलत हुआ आप लोगों के साथ? हाँ वेरी गुड। हाउ यू कम टू नो कि अच्छा हुआ? लीज काउंट कम हो गया। लीज काउंट कम होना मतलब एक्यूरेसी बढ़ गई। यस आंसर है इसका। क्या आंसर है? यस, बिकॉज बाय इंक्रीजिंग, पहले ये सारा कर देना, फिर लिख देना यस द एक्यूरेसी विल, बताओ यस द एक्यूरेसी विल इंक्रीज, विल इंक्रीज, क्योंकि आप कह सकते हो बिकॉज लीज काउंट विल, बिकॉज लीज काउंट डिक्रीजेज। लीज काउंट कम होना, मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अच्छी बात होती है। सबसे अच्छा ऑपरेटर्स कौन सा था उन सब में से? ऑप्टिकल, क्योंकि उसका लीज काउंट क्या आ रहा था? कम से कम आ रहा था। कोई भी ऑपरेटर्स वही अच्छा होता है दुनिया में, ध्यान देना, जिसका लीज काउंट कम से कम होगा। अब यहाँ लीज काउंट कम हो गया और ज़्यादा कम हो गया, तो मतलब ये एक्यूरेसी क्या होगी इस ऑपरेटर्स की? अच्छी होगी। समझ में आ गया? ये थोड़ा प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बट बिफोर लैब कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। जल्दी करते हैं आगे। अगला, द मीन डायमीटर ऑफ द थिन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर। करें फटाफट करें। सी पार्ट, द मीन डायमीटर ऑफ द थिन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर। व्हाई इज द सेट ऑफ द 100 मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ मोर रिलायबल एस्टिमेट देन द सेट ऑफ द 5 मेजरमेंट्स ओनली। बात इस क्वेश्चन की है ही नहीं। आप ये बताओ, जब आप प्रैक्टिकल करते हो कोई भी, मैं आपसे कहूँ 5 मेजरमेंट लेना, 5 ऑब्जर्वेशन लेना, दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं सर मैं हम तो 10 लेंगे, कौन सा बच्चे का आंसर ज़्यादा सही आने के चांसेस हैं? हाउ यू कम टू नो दैट? आंसर एक ही चीज़ को 5 बार नाप रहा है, वो उसी चीज़ को 10 बार नाप रहा है, तो ज़्यादा एक्यूरेसी किस बच्चे के रिजल्ट में आएगी? वाई? रीज़न बताओ। यही तो इस क्यों होता है ऐसा? ज़्यादा मेजरमेंट क्यों लेनी पड़ती है हमें? क्यों आएगा? वही तो पूछ रहा है। मीन लेते हैं हम उनका। क्या लेते हैं? मीन ऑफ द 5 वैल्यू। सही आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा वो, लेकिन हो सकता कुछ एरर रह जाए। आप 10 का मीन लोगे तो ज़्यादा क्लोज आंसर आएगा वो। और वो कह रहा है अगर हम ब्रास कोई भी मान लो रॉड है, उसकी हम 100 मेजरमेंट ले रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, या 5 मेजरमेंट ले रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है? 100 में तो वो एरर आने का स्कोप ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। मान लो कभी आपने मेजरमेंट लिया, आपका हाथ हिल गया, फिर दोबारा आपने वर्नियर कैलिपर को ढंग से सेट नहीं किया था, भाई 1 में नहीं किया होगा, 2 में नहीं किया होगा, कभी तो किया होगा 100 में, 5 में तो एरर आने के चांस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तभी टीचर कहते हैं ना मैक्सिमम वैल्यूज लो प्रैक्टिकल्स के अंदर। क्यों कहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लो, ताकि मीन लेने के बाद वो वैल्यू कंपनसेट हो जाए, बैलेंस हो जाए। कुछ कम रह गई, कुछ ज़्यादा रह गई तो एरर नहीं आएगा। अरे मतलब इसमें क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है। आपको ये समझ में आ गया? भाई द मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑलवेज गुड, राइट? तो लिखो इसका आंसर, द सेट ऑफ 100 मेजरमेंट। एक छोटी सी लाइन ऐड कर लो बस इसके आंसर में, तीसरे पार्ट में। जल्दी लिखो, अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट, a set of 100 measurement is always give a better result, will always give a better result. A set of 100 measurement will always give you a better result. बताओ क्यों? why? क्या एक लाइन में आंसर देना, थोड़ा इंग्लिश बनाना खुद सीखो, जरूरी नहीं कि आप बुकिश लैंग्वेज लिखो। ट्राई टू गेट योर आंसर बाय योर ऑन। हाँ नहीं, एज लिखो, एज वी गेट द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमें तो मीन लेना होता है ना लास्ट में, आपको याद होगा शायद फाइनल आंसर मीन से आता है, एवरेज या मीन जो लेते हैं। क्या लिखा? एज वी गेट द मीन ऑफ द फाइनल आंसर, इट विल हैव मोर एरर या लेस एरर? इट विल हैव लेस एरर। बस
अब लिखने को तो बहुत कुछ लिख दो आप, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, इतना बहुत है, राइट? ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। अगले पेज पे आते हैं फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी का, ये वाला, अ फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस, यही है ना अगला क्वेश्चन? आपके पीडीएफ में भी यही है। A photograph of the house occupies an area of 1.75 centimeter square on a 30 mm slide. The slide is projected on this. मैं देखो ऐसे पढ़ता हूँ क्वेश्चन, आप भी ऐसे पढ़ा करो वरना नहीं आएगा समझ में ये आपको। ठीक है, अभी तक मेरे को नहीं समझ में आ रहा है बट एक्चुअली फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मान लेते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन ऑन द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन, मतलब वो कह रहा है कि पिक्चर का एरिया कुछ और है, किसी पिक्चर को प्रोजेक्ट करके दीवार के ऊपर देख रहे हैं। जैसे आपने प्रोजेक्टर्स सुने होंगे, प्रोजेक्टर के आगे स्लाइड लगानी पड़ती है, तो स्लाइड का एरिया तो कम होता है, लेकिन जब प्रोजेक्टर की लाइट आगे जाती है तो वही स्लाइड आगे जाके बड़ी हो जाती है। जैसे मूवी हॉल में होता है, सामने से लाइट आ रही होती है, मूवी चल रही होती है, तो जो एक्चुअल फिल्म होती है वो छोटी सी होती है, बट पीछे से लाइट गिराते हैं तो आगे स्क्रीन पे एनलार्ज हो जाती है। कुछ समझ में आ रहा है? तो कह रहा है जो एक्चुअल पिक्चर है उसका एरिया तो इतना है, जो छोटी सी पिक्चर है, लेकिन बड़ी होने के बाद वो इतनी बन रही है, मीटर स्क्वायर में है ये, राइट? कहीं तुम यही सोच रहे हो बड़ी होगी कम कैसे होगी, वो मीटर स्क्वायर है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है तो लीनियर मैग्निफिकेशन, अरे ये आ तो गया वर्ड यार वो वाला, मैंने क्या कहा था आपको, कभी भी ये वर्ड देखो किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कुछ देर पहले आपको, H2/H1। व्हाट इज H2 एंड व्हाट इज H1? हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज। अरे इमेज हमेशा ऊपर लेनी है, ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे लेना है। काम का वर्ड पकड़ा करो हमेशा, चाहे जेई का एग्जाम दे रहे हो चाहे नीट का दे रहे हो, जब भी आपको ये वर्ड दिख जाए, क्या वर्ड दिख जाए? मैग्निफिकेशन। आपको याद है ऐसे ही पढ़ाया था मैंने लास्ट एक क्वेश्चन में भी है। तो m इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, H2/H1। क्वेश्चन को स्पीड से करना सीखो आज। H2 कितना दिया हुआ था आदित्य? ध्यान नहीं है इसका। अरे H2 मतलब जो इमेज का साइज है वो कितना है? 1 पॉइंट, और जो एक्चुअल पिक्चर थी वो छोटी कैसे रहेगी? प्रोजेक्टर अगर हम यूज करेंगे तो प्रोजेक्टर के आगे जो पिक्चर लगाते हैं वो छोटी होती है, इमेज बड़ा हुआ होता है। तो 1.5 है तो छोटा नहीं हो गया? तो प्रोजेक्टर खराब प्रोजेक्टर खरीद लिया हमने। 1.75 की पिक्चर लगा के हम 1.55 कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? वो प्रोजेक्टर किस काम का है वो? आप बताओ इसमें H1 कौन है, H2 कौन है? बैठ के बताओ। हाँ हाँ, वो मीटर स्क्वायर में है भाई, मीटर स्क्वायर यूनिट का बहुत बड़ा फर्क होता है। ये तो वो वाली बात होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा था कि बता बेटा ये टाइम इनमें से कौन सा, ये वाला टाइम बड़ा है कि ये वाला टाइम बड़ा है? बता, 12 बड़ा है कि 6 बड़ा है? बता 12 क्यों बड़ा है? ये मिनट में भी तो है। अरे मिनट में होगा तो फिर बाई डिफॉल्ट 6 बड़ा होगा ना। अरे यूनिट्स का फर्क पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं कहूँ बताइए 12 बड़ा है कि 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है? हाँ ये पूछिए, दिस इज गुड क्वेश्चन कि पहले बताओ यूनिट क्या लिख रहे हो आप। तो बेटा अब बता। अब देखने में तो लग रहा था 12 बड़ा है, लेकिन 2 आवर्स में है तो यूनिट के हिसाब से वो छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा ना, ये तो पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम भी तो यही है बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम भी क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो एनसीईआरटी भर के देते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको, तो पहले तो इन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए हमें। तो ये हमें दिया हुआ है एक्चुअल साइज, एक्चुअल फोटोग्राफ का जो एरिया है, मतलब ये H1 है, और जितना वो स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो स्क्रीन पे जो दिख रहा है सामने बड़ा सा, वो ये है। तो मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है? H2। तो मैग्निफिकेशन निकालनी है हमें, और इस मैग्निफिकेशन को ना एक काम करते हैं बेटा, एरियल मैग्निफिकेशन बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे? एरियल। पता है क्यों बोलेंगे? ये भी एरिया है और ये भी क्या है? एरिया। तो 1.55 मीटर स्क्वायर एंड 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 1.55 अपॉन 1.75 इंटू, अब प्रॉब्लम यह है कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो नाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस, राइट? 4 0 और लगानी पड़ेंगी। सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है, जल्दी करो। ये आएगा व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन आपसे ना लीनियर मैग्निफिकेशन पूछिए, एक पंगा और भी है इसमें। पहले आप ये करो, ये एरियल है क्योंकि एरिया डिवाइड कर रहे हो आप,
क्या डिवाइड कर रहे हो? एरिया, तो एरिया ले है। अरे ऐसे कर लो ना इसको, 15.5 अपॉन 1.75 इंटू 10 की पावर 3, तो ये कट जाएगा 1.75, 8.775 इंटू 10 की पावर 3। क्या कह रहे हो? 8.855, हाँ ठीक है, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। और यूनिट नहीं होती कुछ भी इसकी, बिकॉज इट्स अ रेशियो। बताओ यूनिट क्यों नहीं लिखी मैंने लास्ट में? देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट्स तो बचेंगी नहीं ना इसकी। तो ये होता है एरियल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इस क्वांटिटी को? एरियल मैग्निफिकेशन। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, वो यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन पूछ रहा था आपसे। किसी को पता है लीनियर और एरियल में क्या फर्क होता है? एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, और जो लेंथ होती है, जल्दी बताओ बच्चों, वो मीटर होती है। तो एक ना नया फॉर्मूला याद कर लो आज आप, कि अगर हम एरियल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर रूट कर दें तो कौन सी मैग्निफिकेशन आ जाती है? लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाती है। बताओ क्यों? इस बात को देखो और बताओ क्यों। हाँ, स्क्वायर हटाने के लिए हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो अब उसका भी मतलब रूट निकालना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा उस नंबर का। अरे निकाल लो ना जल्दी से। ये देखो ना, 8 ऐसे कर लेते हैं ना इसको बेटा, 88.55 इंटू 10 की पावर 2 का स्क्वायर रूट। कोई बच्चा बताएगा मैंने 10 की पावर को 2 क्यों बनाया? क्योंकि 10 बाहर आ जाएगा ना 100 में से, 3 तो कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने डेसिमल जो है 88 के आगे लगा दिया, ठीक है। अब बता 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 10 होगा। 88 किसका स्क्वायर रूट होता है? मैं 9.4, 94 हाँ सही है 94, मतलब 9.4। पता है मैंने 9.4 इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? 9 का स्क्वायर 81 होता है। अरे 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9.3 थोड़ा सा कम रह जाएगा तो 9.4 9.3 के आसपास कुछ आएगा। यहाँ अगर आप 3 भी लिख दोगे 9.3, स्टिल यू विल गेट मार्क्स, वो इतना चल जाता है, राइट। बट इसका आंसर आएगा जैसे 9.4 इंटू 10, एम आई राइट? उसका तो 9.4 हो गया, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 आएगा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 94। वेरी गुड, 94 इज द फाइनल आंसर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ दैट हाउस पिक्चर इज 94। क्लियर हो गया? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1.9। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये तो आप सब बच्चों को आना चाहिए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग टर्म्स? पहले मैं बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं 0 0, तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती अगर लेफ्ट साइड की तरफ आ रही है तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, दैट इज 7। तो फर्स्ट हैज ओनली 1 SF होता है सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट का आंसर है। एक ही नंबर आ रहा है, नॉन जीरो नंबर इसमें। एक बात पूछूं आप लोगों से, अगर यहाँ कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा होता लाइक 6, तो सारे काम के थे, लेकिन अभी तो कोई भी नहीं आ रहा। All the zero between two non-zero number are significant, और all the zero, सुन लो ध्यान से, to the left side of a non-zero number। इसका एग्जांपल दिया था मैंने बहुत प्यारा आपको। कोई तुम्हें चेक काट के दे रहा है, ये लो चेक, कह रहा है ये सारा अमाउंट आपका, एंजॉय करो। कितने रुपए ये? 1 ही रुपए है बेटा। लेफ्ट साइड में कितनी भी जीरो लगी हो, वो तो मजाक कर रहा है आपके साथ। कितने रुपए हैं ये? बेसिकली 1 ही रुपए। यही जीरो अगर उस तरफ लगी होती तो नहीं, तब भी अगर डेसिमल हो या यूनिट हो लास्ट में, याद है? राइट साइड वाली जीरो तभी काम की होती है इफ देयर इज अ डेसिमल और यूनिट एट द लास्ट। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, बट अभी आपको रूल्स छोड़ो, आप आंसर तो नोट करो। 10 की पावर में जितनी भी जीरो होती हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो बाकी तो 3 है ही ना इसमें, 2 6 और 4। तो बी पार्ट में क्या है? 3 SF, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे लिख दिया करो आप, या पूरा लिख दो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सी में बोलो। अच्छा हाँ, सी में बताओ क्या ये जीरो काम की है राइट साइड वाली? यस, क्योंकि देर इज अ डेसिमल, लेकिन क्या लेफ्ट साइड वाली जीरो काउंट करनी है ये वाली?
नहीं करनी, डेसिमल हो या ना हो लेफ्ट साइड की जीरो कभी भी काउंट नहीं करते, राइट साइड वाली करते हैं। तो हाउ मेनी टोटल नंबर्स आर देयर जो काम के हैं, 2 1 2 3 4, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया? एंड दिस वन डी बताओ, डी में बताओ 1 2 3, नॉन जीरो तो काम की है ही ना, नॉन जीरो में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये जीरो बताओ लेनी है कि नहीं लेनी है, दो रीजन बताओ क्यों लेनी है। डेसिमल भी है और यूनिट भी लिखी है लास्ट में। अगर डेसिमल नहीं होता और सिर्फ यूनिट लिखी होती तब भी लेनी थी। अगर डेसिमल भी नहीं होता, यूनिट जूल भी नहीं लिखी होती, देन ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अभी कितनी है 4, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ई पार्ट, ई पार्ट 1, ये जीरो क्यों लेनी है? हाँ यहाँ वहाँ यहाँ रूल वो वाला मत लगाना, डेसिमल है, डेसिमल लगता है ट्रेलिंग जीरोस के लिए, बट यहाँ तो ये बीच में है ना, मम्मी पापा दोनों खड़े हैं दोनों तरफ, ऐसे समझाया था मैंने आपको। तो जो जीरो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आती है, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो हाउ मेनी टोटल नंबर्स विच आर काम के, 1 2 3 4, तो इसका भी आंसर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट अबाउट एफ? एफ अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ एफ में बेटा जितनी भी जीरो लेफ्ट साइड में लगी होती हैं वो तो बेकार होती हैं, उधर की जीरो काम की होती हैं। अच्छा लेकिन उधर है ही नहीं, ये काम का है, ये जीरो लेनी है, ये इसलिए नहीं लेनी बेटा, यूनिट लगी हुई है, वो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर है, तो 1 2 3 4, तो इट इज ऑल्सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फटाफट आंसर नोट कर लो इसका। क्लियर हो गया? रूल्स लिखवाए थे मैंने आपको थ्योरी में कि हाउ टू चेक द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे बढ़े, आगे बढ़े फटाफट, ऐसा ना हो कि आज भी क्वेश्चन बच जाए आपके, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी इसमें। अगला आ रहा है लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। ये थोड़ा भाई मैथ्स का काम शुरू हो गया, इसके अंदर मैथ्स ही मैथ्स है इसमें, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। और आंसर में ध्यान देना बेटा, आंसर में एक लाइन लिख लो कहीं पर भी, आंसर मस्ट हैव लिख लो ये ऊपर कहीं पर, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी न्यूमेरिकल आप करते हो तो आंसर मस्ट हैव द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। याद है सारी बातें ये? अब क्या निकालना है पहले हमें, पहले क्या निकाल लेते हैं बेटा, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया, आप भी ऐसे बॉक्स बॉक्स बनाया करो क्वेश्चन के ऊपर, एरिया निकाल लेते हैं आंसर में पहले। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी दी हुई है 4.234, ब्रेड कितनी हुई है 1.005। मल्टीप्लाई करो फटाफट, कैलकुलेटर कहाँ गया? तुम लोग लेकिन यूज नहीं करोगे, तुम ढंग से करोगे। कौन से वाला? क्या है, क्या निकालना है आपको? अरे नहीं, वो एरिया मतलब इतना ही निकालो बस, वो टोटल सरफेस एरिया नहीं है, बस एरिया ऑफ द वन साइड का ही पूछा है वहाँ पे। फिर वो टोटल वर्ड लिखा होता है यहाँ पर, क्या लिखा होता है? टोटल वर्ड लिखा होता है। अरे वो तो फिर 6 बार में आएगा, वो सब नहीं निकाला, वो वॉल्यूम के लिए दी हुई है। थिकनेस जो दी हुई है ना आपको यहाँ पर, वो जब वॉल्यूम निकालेंगे तब काम आएगी वो, इतना भी बुरा हाल नहीं है। आप ये दो ही कर लो। फोन यूज किया आपने? हाँ क्या रहा है? 4 पॉइंट, देखते हैं सबका सही आ रहा है, सही होगा। 4.25517 मीटर स्क्वायर, बट इट इज नॉट योर फाइनल आंसर। स्कूल में ऐसे छोड़ के आओगे सारा काट देंगे। ऊपर की लाइन पढ़ो क्या लिखी है, द आंसर मस्ट हैव लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब मुझे ये बताओ, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन लेंथ? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। व्हाट अबाउट दिस? 4। तो इसमें तो ज्यादा आ गए ना, तो एटलीस्ट 4 में छोड़ना है हमें ये आंसर। तो 4 में छोड़ना है तो 4.25, मतलब यहां तक छोड़ना है हमें आंसर अपना। 5 के बाद का नंबर क्या है? लेस देन 1 है। लेस देन 1 नंबर होता है तो आंसर बढ़ाते हैं या सेम छोड़ देते हैं? सेम छोड़ देते हैं, तो यहाँ 5 आएगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। समझ में आ गया एरिया कैसे निकाला? फाइनल आंसर मैथ्स ही मैथ्स है आपके इस चैप्टर में ज्यादातर। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम में वो भी ऐड कर दो, आई मीन वो मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई कर दो? ब्रेड्थ। तो जब वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब वॉल्यूम जब निकालेंगे तो वॉल्यूम होता क्या है बेटा? बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ को दोबारा क्यों निकाल रहे हो? लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो हम निकाल ही चुके थे। तो आएगा 4.255170 इंटू ब्रेड्थ 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 2.01।
क्या क्या सेंटीमीटर में? अच्छा हाँ 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 सही कह रहे हैं, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मतलब अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? मीटर में। सही है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कैसे किया मैंने, बताओ वहां पर? डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये सही कैच किया इसने, क्यों सारे मीटर में दिए हुए थे बट दिस वाज इन सेंटीमीटर, तो आप डिवाइड बाई 100 भी करेंगे साथ में, 100 को अलग से लिख दो -2 लगा के। 0.0856 आएगा। इसका आंसर है, यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर है 8.55289, 8.55289 इंटू 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। बट ये सारा गलत है, बताओ क्यों गलत है ये सारा? क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ कितने थे अब? 3 सबसे कम है ना, तो हमें आंसर सिर्फ बेटा यहां तक छोड़ना है। बताओ क्यों यहां तक छोड़ना है? क्योंकि अच्छा 5 को क्या मैं 6 करूं या 5 को 5 छोड़ दूं? 5, क्योंकि अगला नंबर लेस देन 5 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल नॉट बी 6, तो इट विल बी ओनली 8.55 इंटू 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। कोई बच्चा बताएगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर द लास्ट आंसर हैज? इसको तो काउंट नहीं करते 10 की पावर को, तो 3 ही में क्यों छोड़ा मैंने अपना आंसर? क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है। ये एग्जैक्ट आंसर है इसका। समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं आया? आ गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अब मास ऑफ द बॉक्स इज मेजर्ड बाय अ ग्रॉसर्स बैलेंस इज 2.30 kg। 2 गोल्ड पीसीस इतने और इतने ग्राम के ऐड कर दिए गए उस बॉक्स के अंदर, तो टोटल मास कितना हो गया? अब एडिशन है, डिब्बे का मास 2 गोल्ड के पीस और डाल दिए, तो एक डिब्बे का मास प्लस 2 गोल्ड के पीस के मास, लेकिन हाँ लेकिन गोल्ड के जो पीसीस है ग्राम में है, किलोग्राम में तो गोल्ड वो आप, अब यहाँ आप कुछ भी करते हो, नहीं आप ग्राम को किलोग्राम में करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जब ऐसा कंफ्यूजन हो जाए लाइफ में तो हमेशा पेरिस वाले लोगों को याद किया करो, एसआई यूनिट्स को याद किया करो। अरे एसआई यूनिट ऑफ द मास इज नॉट ग्राम, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, इसलिए बेटर है कि एसआई सिस्टम में करो क्वेश्चन आप। कभी ऐसा कोई कंफ्यूजन हो जाए कि दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, तो ऑलवेज प्रेफर द एसआई यूनिट्स, एंड मास की एसआई यूनिट ग्राम नहीं होती, क्या होती है? किलोग्राम होती है। आंसर देखो बेटा फटाफट इसका, ये भी नहीं हो रहा तुमसे। 2 पॉइंट, अच्छा एक बात बताओ, m मास ऑफ द बॉक्स प्लस m1 प्लस m2, यही आएगा टोटल मास। बॉक्स का मास कितना है? 2.30 kg। पहले वाले पीस का मास कितना है? 20.15, लेकिन ये ग्राम में है तो डिवाइड बाई 1000। पता था आपको? 1 ग्राम में, आई मीन 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, प्लस इसका 20.17 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, यानी कि आपका टोटल मास आएगा 2.30 kg प्लस 0.02015 kg प्लस 0.02017 kg। कोई दिक्कत? सही है, तो आपका आंसर आएगा 2.7, यहां से स्टार्ट करते हैं ना ऐड करने इनको, 752 3 और 0 और 4 और 0 और अच्छा 3 भी था, तो यहां पर क्या आएगा? यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। लो हो गया यार, क्या परेशान हो? लेकिन हाँ, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। बताओ क्या गलती है इसके अंदर? लीस्ट, जो वो क्वेश्चन के ऊपर लिख लिया करो, फाइनल आंसर शुड हैव लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो लीस्ट नंबर इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें कितने आ रहे थे? 4। इसमें कितने आ रहे थे? 4। क्या? क्या? तो ये 2 ही तो है, 4 कौन कह रहा था इसको? क्या चाहते हो तुम लोग अब? 2 और 2 तो आएगा, और
2 and 2 4 ही आएगा ना, और ये 3, बाकी तो ठीक है। लेकिन आपको लास्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। बताओ 3 क्यों चाहिए? बिकॉज दिस हैज द लीस्ट नंबर कितने हैं? 3 है। इसमें तो 4 थे ना, इसमें 4 थे, उसमें 3 है, तो 3 तक कन्वर्ट करना है, मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना है इसको। 4 का क्या मैं 5 करूं? 4 को 4 छोड़ दूं, 4 का अगला नंबर क्या है? 0, तो 4 विल रिमेन 4, तो 2.34 kg, यही आंसर है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगला डिफरेंस निकालना है अब आपको मासेस का। डिफरेंस किन दोनों का निकालना है? बताओ, मासेस का, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इनका तो जब दोनों ही ग्राम में, तो ग्राम में ही निकाल दो ना, निकाल दो आंसर। अरे ये डिफरेंस तो आराम से आ जाएगा। बॉक्स का नहीं कह रहा वो डिफरेंस निकालने के लिए, कह रहा है वो जो अलग से अपने 2 पीस ऐड किए थे उनका डिफरेंस कितना आएगा। अरे डिफरेंस तो आप निकाल ही लोगे। देखो अगर हमें M2 माइनस M1 निकाल लेते ना, क्योंकि M2 आई थिंक हैवियर है, तो 20.17 ग्राम में से 20.15 ग्राम, क्या आंसर आएगा? 0.02 ग्राम। दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसमें हम बताओ एक पंगा है इस आंसर में, बताओ क्या है? हाँ वो नहीं आ रहे, लेकिन इसके अंदर वो आ ही नहीं सकते। तो समटाइम व्हाट हैपन्स कि लीस्ट से भी कम नंबर आ जाते हैं, तो कम, लीस्ट से भी कम आ रहे हैं अगर आंसर, तो जबरदस्ती बढ़ा के उन्हें उसके बराबर मत कर देना। जैसे मान लेते हैं इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वर देयर? 4। इसमें कितने थे? हमारे आंसर में कितने आ रहे हैं? 1 आ रहा है, तो 1 तो 4 से भी कम हो रहा है ना, तो अच्छी बात है, लेट इट बी एज इट इज, ज्यादा नहीं आने चाहिए। जरूरी नहीं है 4 से मैच ही करेगा, वो कम आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको एज इट इज छोड़ देना, यानी कि जब इसी नंबर लगा रहे हो आगे 4 बनाने हमें, ये बताने के लिए था। हाँ क्या इसे? हाँ सही कह रहे हो, करना चाहो तो लास्ट आंसर को आप इंटू -3 कर दो, बट उससे भी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। समझ में आ गया? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम में एरिया मल्टीप्लाई किया था हमने उन सब में। चलो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट, वो कह रहा है आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, बहुत फेमस फॉर्मूला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, ये इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी आता है। तो स्पीड ऑफ लाइट को एक वो इसमें लगाना भूल गया, कहाँ लगाना पड़ेगा, वो ही फॉरगेट लिखा है ना इसमें, मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट कहीं लगानी है मुझे, स्पीड ऑफ लाइट। अरे रुक जा, ये किया था क्या हमने? तुम्हें याद है इसका आंसर बस? तो स्पीड ऑफ, अरे रुक जा, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ लगानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस इस फॉर्मूले में। मतलब ये फॉर्मूला ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन वो फॉरगेट, किसी ने भूल गया कि स्पीड ऑफ लाइट कहीं लगानी थी इसके अंदर। तो अगर आपको इस चैप्टर के हिसाब से पता लगाना होता कि स्पीड ऑफ लाइट कहाँ लगानी है, तो वेयर यू विल अप्लाई द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका रीजन सुन लो, ये क्या है बच्चों? मास। ये भी क्या है? तो यही आना चाहिए था ना भाई, मास इज इक्वल टू मास। तो डायमेंशनली तो ये यहीं सही हो गया था फॉर्मूला। तो ये सब क्या आ रहा है? ये एक्चुअली ये सारा 1 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था सारा ये? क्योंकि अगर ये पूरी चीज 1 आएगी, आप मैथमेटिकली अगर हम देखें इसको, तो मास शुड बी इक्वल टू मास। ये तो फालतू में आ रही है चीज, नीचे आनी नहीं चाहिए थी पहली बात तो ये। और अगर आ भी रही है तो इसका पूरा डायमेंशन कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज द सेम क्वांटिटी। अरे मास अपॉन 1 आएगा तो मास ही आएगा ना उसका आंसर। ये समझ में आ रहा है? वाई इट हैज टू बी 1। दोबारा सुन लो बेटा, मैं कहूँ वेलोसिटी, मैं कहूँ u अपॉन x, तो x शुड बी 1। बताओ क्यों? क्योंकि ये है वेलोसिटी, ये भी क्या है, और वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी के, तो ये नीचे वाली टर्म तो 1 होनी चाहिए थी। तो डायमेंशनल एनालिसिस ये कहता है कोई भी फॉर्मूला तभी तक सही होता है जब तक दोनों तरफ के डायमेंशंस क्या हो? सेम हो। यानी कि m क्या डायमेंशन m0 अपॉन √1 - v² के बराबर होना चाहिए था, बट बराबर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मास है, ये भी मास है। जब बराबर तो यही हो गया था वो, तो इस टर्म की तो जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन अगर अब अभी लिखा हुआ है, वो कह रहा है अब इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमें इसको 1 करना है, तो 1 - v² को 1 के बराबर करना है। हमें क्या करना है? 1 के बराबर। 1 के बराबर ये तभी आ सकता है जब मैं, देखो वेलोसिटी 1 कैसे हो सकता है? जब वेलोसिटी कट जाए। तो वेलोसिटी को काटने के लिए स्पीड ऑफ लाइट ले आते नीचे, लेकिन तब भी गलत है ये आंसर।
क्योंकि सी से स्पीड से एक स्पीड कटेगी ना, लेकिन अगर यहाँ स्पीड का स्क्वायर होता डायमेंशनल के हिसाब से तो LT - 1 LT - 1 पूरा डायमेंशन कट जाता है। तब ये आंसर क्या आता, तब ये आंसर क्या आता, 1 आता। मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी आनी चाहिए थी 1। मैंने बार बार ले रहा हूँ, दिस हैज़ टू बी क्या, दिस क्वांटिटी हैज़ टू बी डायमेंशन लेस। आप 1 मत लिखो, ये ज़्यादा बेटर वर्ड है। क्या लिखो, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस होने के लिए वेलोसिटी आनी नहीं चाहिए यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ करके मुझे वेलोसिटी को यहाँ पे हटाना था। तो किससे हटेगी वेलोसिटी, जब वो डिवाइड होगी वेलोसिटी से ही। लेकिन v का स्क्वायर है, तो और स्क्वायर है तो स्पीड ऑफ लाइट का भी यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्क्वायर। तो यहाँ पर वो पुट करेगा तो ये दोनों डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से कट जाएंगे एंड दिस क्वांटिटी विल बी डायमेंशन लेस। क्योंकि ये डायमेंशन लेस होगी तो डायमेंशन के हिसाब से ऊपर वाली टर्म तो मैच हो ही रही थी। क्लियर। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट हैज़ टू बी। और कोई ऑप्शन है बेटा आपके पास, यहाँ मैं सी स्क्वायर लगा दूँ, कोई सेंस बनी इस बात की, ये तो वैसे ही खराब कर रहा था और ख़राब कर दिया उसने। अब यहाँ मैं कर दूँ, मान लो यहाँ इंटू कर दूँ सी स्क्वायर को, कोई सेंस बनी, ये तो वेलोसिटी 2 बार इंटू हो गए, पावर 4 हो गई, तो फिर ये बैलेंस कैसे होगा। तो यानी कि मुझे वेलोसिटी को हटाना है यहाँ पे डायमेंशनली, तो सी स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो लिख लो, टू मेक द डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस, फटाफट बस एक लाइन लिख दो, टू मेक द डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस। क्या ये लाइन समझ में आ रही है, टू मेक द डिनोमिनेटर, पता आपको डिनोमिनेटर क्या होता है, नहीं पता था। टू मेक द डिनोमिनेटर, इस टर्म को क्या बनाना था बताओ, इस टर्म को मुझे डायमेंशन लेस। वाई आई एम मेकिंग दिस टर्म डायमेंशन लेस, ऊपर का तो डायमेंशन मैच हो ही रहे। टू मेक दिस टर्म या डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्क्वायर भी ऐड कर दो, द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मस्ट बी डिवाइडेड विद, बताओ, मस्ट बी डिवाइडेड विद वेलोसिटी स्क्वायर, v स्क्वायर, राइट, मस्ट बी डिवाइडेड विद v स्क्वायर। और अगर हम ये कह रहे हैं कि उसको v स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा देयरफॉर, अब जो डिजायर्ड फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। वैसे ऐसे लिख दो इसको, लास्ट में फॉर्मूला नोट कर लो ये वाला, क्लियर। इसके हिसाब से अभी फॉर्मूला सही हो गया। वैसे ये बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है, आप पढ़ोगे 12th क्लास में इस फॉर्मूले के बारे में, इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम वो सब नहीं पढ़ रहे, बस तुम्हें ये बताना था सी कहाँ लगाना था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अ यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट टू द एटॉमिक स्केल इज कॉल्ड एज एंगस्ट्रॉम। आपको पता है एटम जो होता है, फटाफट देखना बेटा, यहाँ पे ये एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है बीच में, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके बाहर क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं सिंपलेस्ट एटम की बात कर रहे हैं हम, सिंपलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन, राइट। तो हाइड्रोजन में बाहर क्या रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 1। तो कह रहा है हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया हुआ है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। और ये भी दिया हुआ है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर -10 के बराबर होता है। समझ में आ गया, मतलब हाइड्रोजन एटम इतना बड़ा होता है देखने में, रेडियस उसका कितना होता है, 0.5 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रिवॉल्व कर रहा होता है। अब कह रहा है व्हाट इज द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 1 मोल के अंदर। आधी फिजिक्स, आधी भी नहीं, 20% फिजिक्स है इसके अंदर, बाकी सारी उन्होंने क्या डाल दी, केमिस्ट्री। समझ में आ गया। तो क्या करना है अब, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बताओ, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, रेडियस पता हो तो बेटा वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक एटम का पहले वॉल्यूम निकालें, हेडिंग बोर्ड में क्या लिखी है, जल्दी बोलो, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। अब वी क्या होता है, वॉल्यूम लिख लेना पूरा उसको, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³। किसी ने फॉर्मूला देखा आज से पहले, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सर्कल, क्यों, ये तो सर्कल है। एटम कैसा होगा बताओ, एटम तो 3 डायमेंशनल होगा ना, या एटम खाली 2D होता है, 3 डायमेंशनल होगा ना पूरा, वो ऑर्बिट्स जो होते हैं 3D होते हैं। तो वॉल्यूम क्या बनेगा, स्फीयर का बनेगा। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, तो 4/3 पाई, रेडियस की जगह जल्दी बोलो 0.5। हाँ, लेकिन एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो क्या लगाना पड़ेगा 0.5 के साथ, 10 की पावर -3 का होल क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 × 20। पाई की वैल्यू पता है बेटा आपको, 3.14 होती है।
पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 22/7 एक ही बात है, इंटू 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.125 इंटू, अच्छा क्यूब है, -9। देखो यही आ रहा है अपने तो 3 क्यों लिया -2 क्या? -10 तो अच्छा -10 है तो -10, तब से तुम यही सोच रहे थे, सही सोच रहे थे, -30 आएगा इसका आंसर। चलो सॉल्व करो फटाफट इसको आगे। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ 1 एटम है, लेकिन हमें 1 मोल का वॉल्यूम निकालना है। आप पहले यहां तक करो। इसका जो आंसर है फटाफट नोट कर लो, 5.237। नोट कर लो बेटा फटाफट इसका आंसर 5.237 इंटू 10 की पावर -31। टाइम हो रहा है ना, फटाफट आंसर नोट कर लो। 5.237 इंटू, अरे 5.237 इंटू 10 की पावर -31 क्या, -31 क्या, मीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाला ना आपने, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। बट ये आंसर मतलब इतना सा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द स्पेस, राइट। लेकिन हमें वॉल्यूम किसका निकालना था, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना था। हाउ मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। सुना आपने कभी एक नाम एवोगाड्रो नंबर? एवोगाड्रो नंबर इज अ वेरी पॉपुलर नंबर। कोई पूछे ना 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल का मतलब कितने सारे ऐसे पार्टिकल होने चाहिए जितना एक है ये, ऐसे कितने होने चाहिए? याद रखना एवोगाड्रो नंबर का सिंबल Na होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। समझ में आ गया? और ये नंबर हमेशा कितने सब्सटेंस के अंदर होते हैं? हमेशा 1 मोल। याद ही कर लो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टेंट नंबर है केमिस्ट्री के अंदर ये। समझ में आ गया? कोई कहता है आपके, मान लो घर में आपको लेके आने 1 मोल ऑफ चावल, और कोई कह रहा है 1 kg ऑफ चावल, कौन से ज्यादा पड़ेंगे आपको? 1 kg चावल खरीदने आपको कहीं से, 1 kg राइस लेने हैं, तो 1 kg में तो आपको तोलना पड़ेगा ना 1 kg के हिसाब से, ऑलमोस्ट इतने आएंगे। अरे 1 मोल, अब आप दुकानदार के पास जाओ, बोलो नहीं हमें 1 kg नहीं चाहिए, हमें 1 मोल ऑफ राइस चाहिए। क्या चाहिए? बोला 1 मोल तो छोटी सी यूनिट होती है, तो बोलेगा कैसे तोलेंगे इसको? बोलेगा कोई बात नहीं, आप बोरी खोलो, हम गिनना शुरू करेंगे। एक चावल, एक दाना निकालोगे ना चावल का, वहां रख दिया साथ में, अरे समझा रहा हूँ तुम्हें केमिस्ट्री क्या होती है। फिर दूसरा दाना निकाला, दूसरा रख दिया, कितने हो गए दाने वहां पर? 2 दाने हो गए। फिर तीसरा लिखा, कितने हो गए? ऐसे करते करते, ऐसे करते करते जिस दिन आप इतने चावल निकाल लो तो बहुत बड़ी ढेरी बन जाएगी चावलों की। पता है कितने? ये 10 की पावर 23 चावल, वो भी 6.023, 10 की पावर 23 ट्रिलियंस से ऊपर। एक कम भरा तो छोड़ो, कितना भर जाएगा। तो इतनी जो ढेरी बनती है ना, ढेरी को कहते हैं मोल, ढेर। समझ में आ गया? जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हो इतने हो। समझ में आ गया? तो इतने सारे हाइड्रोजन के एटम होते हैं 1 मोल के अंदर। समझ में आ गया? और एक का वॉल्यूम इतना है, एक का वॉल्यूम इतना है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ऑफ 1 एटम विद दिस नंबर। समझ में आ गया? फटाफट लिखेंगे। तो वॉल्यूम अब हमें निकालना था किसका? ऑफ, जल्दी बोलो, 1 मोल। कितना आएगा? 1 मोल का वॉल्यूम आएगा 5.237 इंटू 10 की पावर -31। तो एक एटम का आ रहा था, लेकिन एक मोल में इतने सारे एटम भी होंगे, इतने सारे एलिमेंट्री पार्टिकल भी होंगे, तो टोटल जो वॉल्यूम आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आएगा। क्लियर हो गया? तो इससे बेटा आपका आंसर आएगा, नोट कर लो फटाफट, 3.154। पता कैलकुलेशन में टाइम मत वेस्ट करो, घर में दोबारा प्रैक्टिस करना है इनको, ठीक है। 3.154 मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा, 3.154 इंटू 10 की पावर 4, नहीं इंटू 10 की पावर -7। 3 पॉइंट क्या बोला मैंने, 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। 3 पॉइंट क्या था, 514, 3.514 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। समझ में आ गया? इतना सारा स्पेस ऑक्युपाई करेगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था ये, मैथ्स ज़्यादा है इनमें, केमिस्ट्री भरी बड़ी है, लेकिन है फिजिक्स के बैक क्वेश्चंस। अगला 2-3 रह गए, जल्दी करते हैं।
अगला भी ऐसे कुछ कुछ है, देखो बेटा, 1 मोल ऑफ आइडल गैस, ध्यान देना ये 1 मोल ऑफ आइडल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। अगर हम नॉर्मल आइडल गैस को एक कमरे में कहीं रख के छोड़ दें तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर लिखा गया, 22.4 लीटर। हाँ क्या हो गया? हाँ वो अभी लेकिन कह सकते हैं, लेकिन अभी जो दिया आप उसी के हिसाब से करेंगे। अब कभी किसी क्वेश्चन में वैल्यू में चेंज करना ही है अगर गिवन हो तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। तो 22.4 लीटर एक क्या होता है? नॉर्मल आइडल गैस जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है इनसाइड द फ्री स्पेस। अब कह रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन आइडल स्टेट पे अगर हम कहीं कमरे में रख दें तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो? 22.4 लीटर। पहली बात तो लीटर को हटाते हैं एक तो यार, यहाँ से 1 लीटर में कितने बच्चों को पता था? सच बताना, 1 लीटर में नहीं पता था कोई बात नहीं, नोट कर लो, 1000 नहीं 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। ये नोट कर लो पहले तो, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। 1 लीटर है तो मतलब कितने मीटर क्यूब है उसमें? -3। तो बताओ वॉल्यूम जो आएगा ये आएगा आपका रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम। कितना आएगा? ये आएगा आपका मोलर वॉल्यूम। कितना आएगा? कह रहे हैं ना 1 मोल ऑफ द आइडल गैस कितना ऑक्यूपाई आएगा मोलर वॉल्यूम का? आंसर आएगा 22.4 लीटर। लेकिन लीटर को कन्वर्ट करने के लिए -3 लगाने से अभी आंसर किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। लेकिन अभी हमने अगर एक और बात पढ़ी थी कुछ देर पहले, अगर हमने मोलर वॉल्यूम की जगह एटॉमिक वॉल्यूम लिया होता, एटॉमिक वॉल्यूम इन 1 मोल, तो वो आपने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था अभी कुछ देर पहले। एक एटम का निकाला था वॉल्यूम आपने अभी कुछ देर पहले दिखाया था। ये इस क्वेश्चन में देखो, यहां आपने क्या निकाला था? एक एटम का पहले वॉल्यूम निकाला था, फिर एक मोल में कितना वो वॉल्यूम आएगा वो आएगा। तो ये जो आंसर है आपका 3 पॉइंट क्या था? 514 इंटू 10 की पावर -7, उसी का पार्ट मान लो आप इसको। 3.514 इंटू 10 की पावर -7 मीटर की। तो कह रहा है कि जो मोलर वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो उसके एटॉमिक वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होता है। एटॉमिक वॉल्यूम होता है, इसको समझाने के लिए आप इसको ऐसे देखो कि ये मान लेते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन गैस के एटम्स हैं, ठीक है। इनका जो अपना वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है? ये वाला आ रहा है। लेकिन जब हम उसको एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर में कमरे के अंदर प्लेस कर देते हैं तब ये वॉल्यूम आता है ये वाला। वैसे मैंने आपको ना डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों होता है कि ये वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। मॉलिक्यूल वही है हाइड्रोजन के, बट कमरे के अंदर क्या होता है? स्पेस ज़्यादा मिल जाता है उनको। नॉर्मल टेम्परेचर में स्पेस क्या मिल जाता है? ज़्यादा मिल जाता है। और जो एटॉमिक कंडीशंस होती हैं, जो एक्चुअल हाइड्रोजन की एटॉमिक कंडीशन होती हैं, वहाँ पर हम उस स्पेस को क्या कर रहे होते हैं? मिनिमाइज कर रहे होते हैं। एटम के बीच में स्पेस होता है ना, 9th क्लास में था ना चैप्टर, कि देयर इज ए लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। तो जहाँ स्पेस कम होगा वो एटॉमिक लेवल पे स्पेस काफ़ी कम मिलता है उनको, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्पेस क्या मिल जाता है उनको? ज़्यादा मिल जाता है। एटम वही है, तो इसलिए ये वॉल्यूम ज़्यादा आता है, ये वाला वॉल्यूम कम आता है। यहाँ स्पेस कम मिलता है उनको तो वॉल्यूम कम मिलता है। यहाँ स्पेस क्या मिल जाता है उनको? नॉर्मल टेम्परेचर पे ज़्यादा मिल जाता है, तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा आता है। तो क्या निकालना था बच्चों आपको? यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। तो इन दोनों को अब आपको क्या करना है? डिवाइड करना है बस। क्लियर हो गया? नोट कर लो और बताओ क्या आंसर आएगा। 22.4 को 3.414 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7.1 इंटू 10 की पावर 4, और यूनिट मत लगाना। तो इतना फैक्टर होता है, इतना फैक्टर होता है इन दोनों वॉल्यूम्स के अंदर, मोलर वॉल्यूम में और एटॉमिक वॉल्यूम में। और कोई पूछे व्हाई द रेशियो इज सो लार्ज, तो आप बोलना क्योंकि एट द मॉलिक्यूलर लेवल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर द स्पेस बिटवीन द एटम इज वेरी वेरी लार्ज। समझ में आ गया? और मोलर लेवल पे जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड, और जितना पास पास एटम्स होंगे उतना स्पेस क्या होगा? कम होगा। जितना दूर दूर एटम्स होंगे स्पेस उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार तो 0.5x तक था ना, इस
क्या है? पहले 0.5 आइंस्टाइन था, इसका अच्छा वो बेटा ये दिया हुआ है, देखो ये हाइड्रोजन एटम का साइज दिया हुआ है आपको 1 एंगस्ट्रॉम। अगर साइज 1 एंगस्ट्रॉम है तो रेडियस तो अभी भी यो डायमीटर है वो, जैसे अगर तो रेडियस तो अभी भी 0.5 एंगस्ट्रॉम ही होगा ना। साइज जब दिया हुआ है ना, रेडियस नहीं है वो, साइज है, डायमीटर दिया हुआ है, हाफ करेंगे तो 0.5 ही आएगा। तो आधी केमिस्ट्री आधी फिजिक्स है, इसका आंसर नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बहुत देर से मैथ्स कर रहे थे, पढ़ने वाला क्वेश्चन आ गया। आप कभी ट्रेन पे जैसे कहीं जाते हो या गाड़ी में कहीं जाते हो तो आप नोटिस करते हो साथ वाली चीज़ों की बिल्डिंग या पेड़ वेड़ पीछे जा रहे होते हैं। कहीं गाड़ी में जा रहे हो, लगता है ना साथ वाली बिल्डिंग पेड़ पीछे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी से चलती हुई ट्रेन में से दूर का कोई माउंटेन देखो, बहुत दूर एक माउंटेन है, क्या वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा? वाई? मतलब जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो तो पीछे जाती हुई दिखाई देती है हमें, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक कोई स्टार देख रहे हो आप, मून देख रहे हो, सामने कोई मून है, आप ट्रेन से जा रहे हो, रात को कहीं मून दिख रहा है दूर कहीं आसमान में, क्या मून पीछे जाता हुआ दिखाई देगा? लेकिन वो साथ वाले पेड़ तो जा रहे हैं पीछे। तो इसका रीज़न ये है कि आपकी आईज से जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होते हैं, जैसे मैं इस दीवार को देख रहा हूँ तो मेरी आई से इस दीवार तक की जो एक लाइन बनती है, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। एक वर्ड याद रहेगा आपको, लाइन ऑफ साइट। जैसे मान लो आई एम लुकिंग, ये कोई ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जर्वर है, अगर ये सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो इसकी लाइन ऑफ साइट ये है, LOS कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पूरा नाम बोलो। लेकिन अगर यही बंदा इस वाले स्टार को कहीं देख रहा है तो इसकी लाइन ऑफ साइट क्या है? बहुत दूर है। तो जो रिलेटिव मोशन होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, वो उनके ज़्यादा होते हैं जिनमें ये लाइन ऑफ साइट क्या होती है? कम होती है। जितनी बड़ी लाइन ऑफ साइट होगी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा हो जाता है और उससे रिलेटिव मोशन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। फिलहाल तो आप यही लिख सकते हो एक लाइन के आंसर के अंदर, राइट? तो आप क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखो, द फार ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन। फटाफट लिखो इसका आंसर, द फार ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन। आप ट्रेन से जा रहे हो, बहुत दूर कोई माउंटेन है तो पीछे आता दिखाई नहीं देगा, वो लगेगा स्टेशनरी है, स्टिल है वो। द फार ऑब्जेक्ट्स लाइक लिखा ना यहाँ पे, देखो, हिल टॉप्स, मून, स्टार्स। द फार ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन लिख लो, एक दो और लिख लो, मून और स्टार्स। जो लिखा है वही लिखो, द फार ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन, मून और स्टार्स हैज़ बिगर, एक वर्ड बोला था मैंने अभी आपको, लाइन ऑफ साइट, हैज़ बिगर लाइन ऑफ साइट। ब्रैकेट में लिख दो लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई। सही में आ गया? लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई इज therefore their relative motion, therefore their relative motion, relative समझ में आ गया? आपकी रिस्पेक्टिव। therefore their relative motion is less, less क्या more? less। किन का more होगा? क्या इसका रिवर्स समझ में आ गया आप लोगों को? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो, लास्ट ही आई थिंक इसके बाद है ना, ये लास्ट ही है नई एनसीईआरटी में क्वेश्चन। That is, the sun is a hot plasma with its inner core at a temperature exceeding 10 की पावर 7 केल्विन और सरफेस टेम्परेचर सन का 6000 केल्विन होता है। कभी आप सन के पास जाओ तो कितना टेम्परेचर होगा सरफेस पे उसका? 6000 केल्विन। और अंदर ही चले गए सन के तो थोड़ा और ज़्यादा नहीं, 1 0 और आ जाएगी तो मतलब थोड़ा और ज़्यादा नहीं है, सर कोर में तो 1 करोड़ केल्विन है। 1 करोड़, 7 0 आ रही है ना, 1 करोड़ केल्विन अंदर है जहाँ फ्यूजन हो रही है। खैर, तो ये सब है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नो सब्सटेंस रिमेन सॉलिड, उस इतने हाई टेम्परेचर पे, मतलब 1 करोड़ केल्विन पे क्या कोई सब्सटेंस कभी सॉलिड और लिक्विड हो सकता है? क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे तो गैस बनना चाहिए था उसको। इतने हाई टेम्परेचर पे कोई सॉलिड बच सकता है? तो गैशियस है। बताओ, सन इज अ सॉलिड, लिक्विड या गैस? सन इज अ सॉलिड, लिक्विड या गैस? प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा इज ऑल्सो यू कैन से द कंडेंस फॉर्म ऑफ गैस। तो सन का जो कोर है वो कह रहा है उसकी डेंसिटी से पता लगाओ, डेंसिटी निकालो मतलब इन शॉर्ट उसकी, और ये पता लगाओ कि सन को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, सॉलिड की या लिक्विड की या गैसेस की। डेंसिटी अगर सॉलिड के पास आएगी तो हम बोलेंगे सॉलिड की स्टेट में। निकालनी पड़ेगी ना डेंसिटी। यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो फटाफट। डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें क्या सन का दिया हुआ है क्या बच्चों? अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 4/3,
क्योंकि सन को मैंने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मान लिया, मान क्या लिया, सन स्फेरिकल ही है, रेडियस लेकिन सन का दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। मैथ्स रहेगी, फटाफट करो, घर जाओ। समझ में आ गया? हमें कौन सा आज सन के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करना है, वो तो सन तो भाई कितना ही पढ़ो सन के बारे में, तो कि फ्यूजन हो रही है। अब मैं बोलूँ सन ये सब क्यों पढ़ रहे हो, टाइम पास करने के लिए। सन में तो 2 हाइड्रोजन के आइसोटोप चिपक रहे हैं आपस में और हीलियम बना रहे हैं। धीरे धीरे सन का हाइड्रोजन खत्म हो रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब सारा हाइड्रोजन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हीलियम में। उस दिन सन अपनी आग एमिट करना बंद कर देगा और वो अपनी ही इस डेंसिटी से कोलैप्स हो जाएगा, और जिस दिन वो कोलैप्स हो गया वो बनेगा स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार, और वो ढूंढेगा फिर अपने मरने के लिए कब्रिस्तान। सारे स्टार्स का कब्रिस्तान ऊपर कौन है, ब्लैक होल। अरे सही में होता है ऐसा, समझ में आ गया? तो वो बहुत हाई डेंसिटी एक ब्लैक होल के पास होती है, वो सारे स्टार्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अर्थ का तो छोड़ ही दो ना, क्या हाल होगा उस दिन। अबे अर्थ की तो हैसियत ही क्या है सन के आगे, यहाँ सन की बात कर रहे हो आप, अर्थ तो छोटा सा एक चट्टान है जैसे घूम रही है। समझ में आ गया? अर्थ की तो बात ही छोड़ दो। अभी तो बोर्ड का, अभी तो रिजल्ट भी आएगा 11th का, ठीक है, वो तो बात की बात है। आज फटाफट पुट करो सारी वैल्यूज। मास कितना है बताओ, मास है दिया होगा ना बेटा, सन का मास 2 × 10⁻30, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस ऑफ द सन इज 7 × 10⁸ का होल क्यूब। वैल्यू सही पुट करी थी किसी ने? ठीक, अरे जल्दी करो, 3 को ऊपर लेके जाओ, 6 हो गया। इसमें क्या है, 6 अपॉन ये लोग 6 और ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, इंटू 10⁻30 ऊपर आएगा, 49 × 7, 3 बार है ना ये, और 10⁸8, 8, 16, 24 हो जाएगा। फटाफट सॉल्व करो इसको, राइट। तो मैं आपको इसका आंसर बताया, तो बेटा इसका आंसर आएगा, जल्दी करो क्योंकि टाइम हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा 1391.8। 1391.8 नहीं, कुछ नहीं, 1391.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन शॉकिंग बात बताऊं, ये डेंसिटी सॉलिड्स को रिजेंबल कर रही है। किसको रिजेंबल कर रही है? 1391.8 जो डेंसिटी होती है गैसेस की नहीं होती है। पानी की डेंसिटी 1000 होती है, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000, और ये डेंसिटी जो है लगभग सॉलिड स्टेट के आसपास आ रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि सन बना तो गैसेस से है और उसकी डेंसिटी सॉलिड की आ रही है, ये क्वेश्चन था ये। अरे क्वेश्चन समझ रहे हो, मतलब वो यही बताने वाले थे आपको, सन बना गैसेस से है लेकिन उसकी डेंसिटी किसको रिजेंबल कर रही है, सॉलिड को। ये निकल के आसपास डेंसिटी होती है ये, मतलब सॉलिड स्टेट की डेंसिटी है। पानी की 1000 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, मतलब गैसेस की डेंसिटी सॉलिड के रिस्पेक्टिव कैसे आ सकती है। तो ये आप ये बोलो कि सन इतना कंडेंस है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, एक वो 9th क्लास के चैप्टर में था कि मैटर की 5 फॉर्म होती थी। कौन सी 5 फॉर्म होती थी बताओ? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लास्ट में था बॉक्स एक एनसीईआरटी बना हुआ है ना, बोस और आइंस्टाइन ने कंडेंसेट पार्टिकल दिया था। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, गैसेस के पार्टिकल इतनी आपस में चिपक जाते हैं कि वो लगभग किसकी डेंसिटी शो करते हैं, सॉलिड्स की, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है सन की, अदरवाइज दे आर गैसेस। आपको बेटा संडे को आना, सुबह 8 से जेई की क्लास होगी। संडे को वी विल कंटिन्यू विद दोज मॉड्यूल जो आप जेई वाले हैं। 8 से 9:30 आ जाओ संडे को फॉर एक्स्ट्रा क्लास ऑफ जेई, और नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, तब से पढ़ना स्टार्ट करना आप। ये तो कराई दी,